हो वैसे ना एनसीसी लूट होता है, इससे आर्मी के पेपर में छूट होता है। हर कॉलेज संस्था पे टूर होता है। ऐसे ना एनसीसी लूट होता है, इससे आर्मी के रिजिडी में छूट होता है। जैन कैडेट, मैं सोनू यादव एक बार फिर अपनी इस नई क्लास के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। कैडेट, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब मस्त होंगे, जहां होंगे वहां व्यस्त होंगे और आपके विरोधी आपसे प्रस्त होंगे। तो कैडेट, आज की जो हमारी क्लासेस है ये हमारे जो एनसीसी में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर से नहीं है। आज की क्लासेस कुछ उससे हट करके है। आज की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक नया रिक्रूट, मतलब नया रिक्रूट बोले तो मतलब कैसे कोई एक नया लड़का है जो कि मतलब एनसीसी लेना चाहता है तो कैसे लेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है और उसमें मेरिट सूची वगैरह सब क्या होता है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। और उस एग्जाम में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। कैडेट, कुछ साथियों का व्यक्तिगत रूप से कमेंट रहा मेरे से संपर्क साध के बोले कि नहीं सर, थोड़ा मतलब ऐसा करिए कि जो नए छात्र एनसीसी लेने वाले हैं वो कैसे मतलब लेंगे, तो उनके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। तो आज की क्लासेस इसी पे है, तो आप जुड़े रहिए और अपने जो संदेह है उसको दूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि भर्ती प्रक्रिया क्या होता है एनसीसी में। मतलब एनसीसी में आप अगर नए रिक्रूट है, मतलब नए भर्ती होना चाहते हैं, तो आप कैसे भर्ती होंगे, ठीक है। तो इसका पहला चरण क्या होता है कि पहले आप क्या होना चाहिए, पहले आप किसी संस्थागत छात्र हो, मतलब आप किसी स्कूल या कॉलेज में आपका क्या होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडमिशन। एडमिशन कहाँ पे होना चाहिए कि जिस कॉलेज में एनसीसी स्थापित है, यानी जिस कॉलेज या संस्थान में एनसीसी पहले से संचालित है, यानी जिस कॉलेज पे एनसीसी पहले से है वहां पर क्या क्या होना चाहिए। पहला, कॉलेज या स्कूल में क्या होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? तो जहाँ पे एनसीसी पहले से चल रही है, जहाँ पे एनसीसी पहले से स्थापित है, ठीक है, वहां पे आपका क्या होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। और जब वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा, तो जब वहां से एनसीसी का फॉर्म निकलेगा कि हाँ यहाँ पे अब इस कॉलेज में एनसीसी की भर्ती शुरू हो गई है, आप भर्ती के लिए आवेदन कीजिए, तो अब वहां पे क्या करेंगे, आप आवेदन करेंगे। क्या करेंगे? आवेदन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आप आवेदन करेंगे, ओके। तो जब आप आवेदन करेंगे तो उस आवेदन में आपसे कुछ पात्रताएं मांगी जाती है कि आपके अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब आपके अंदर कुछ है जो एनसीसी मांगती है अपने अंदर लेने के लिए, मतलब भर्ती करने के लिए, ठीक है। तो पात्रता क्या होनी चाहिए आपके अंदर? तो आपके अंदर वो पात्रता ये होनी चाहिए मुख्य रूप से, एसडी में अगर आप हैं, एसडी में और जेडी में, ठीक है, एसटी में और क्या होना चाहिए, जेडी में। तो सबसे पहले देखिए, एसटी में अगर आप हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 13, अधिकतम 18। क्या? मैक्सिमम 13, अधिकतम 18 होने चाहिए, ठीक है, एज। उसके बाद सॉरी, ये एसटी नहीं जेडी बोलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आवेदन करेंगे, ठीक है। आवेदन करने के बाद आपके अंदर क्या हो, कुछ पात्रता होनी चाहिए। तो पात्रता कैसी होनी चाहिए, तो ये देखिए, इसमें भर्ती मुख्य रूप से 3 डिवीजन में होती है। तो क्या क्या होता है, पहला आपसे जेडी में और एसडी में, ठीक है, और ये एसडब्ल्यू एक सीनियर, जीडी एक होती है गर्ल्स डिवीजन, ठीक है। इसमें ये तीसरी भर्ती होता है, मतलब ये ज्यादातर से विश्वविद्यालय वगैरह में होती है सब, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जेडी में आपकी एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 13 से 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 13 से 18 वर्ष, मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एसटी में कितना होना चाहिए, मुख्य रूप से आपकी एज 16 से 26। कितनी होनी चाहिए? 16 से 26 होनी चाहिए, ठीक है। इतनी आपकी क्या होनी चाहिए,
एज होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद दूसरी पात्रता, इसमें आप 8वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप 8वीं पास हो, और 9वीं में आपका क्या होना चाहिए? एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एसटी में क्या होना चाहिए? एसटी में अगर आप भर्ती हो, जैसे एसटी में भर्ती कब होती है? एक 11वीं में होती है, और एक एसटी की भर्ती कब होती है? बीए फर्स्ट ईयर में, यानी स्नातक जब आप प्रथम में प्रवेश करते हैं तो उस समय भर्ती थी। इस समय आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए। क्या? 10वीं पास या स्नातक प्रथम। ठीक है, स्नातक प्रथम में होना चाहिए। उसके बाद इसमें पात्रता क्या मांगता है? उसमें आपकी पात्रता हो जाएगी इतना रहा। उसके बाद आपकी मतलब हाइट वगैरह क्या होती है? तो इसमें हाइट मैक्सिमम आपकी चाहिए 1.65। ठीक है, इसमें बॉयज की हाइट कितनी चाहिए? 1.65, और गर्ल्स की इससे बस 1.57। ठीक है, गर्ल्स की कितनी चाहिए? 1.57। उसके बाद एसटी में कितनी चाहिए? एसटी में बॉयज की 170 और गर्ल्स की कितनी चाहिए? 1.62। ठीक है, इस तरह से इसमें हाइट का मैनेजमेंट होता है। ओके, अब उसके बाद आपकी पात्रता क्या चाहिए? उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसमें भी ब्लड ग्रुप मांगे, मतलब आपसे एक ब्लड की छाया प्रति होनी चाहिए कि जैसे आवेदन आप करेंगे तो उसमें साथ आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चाहिए। उसके बाद इसमें भी ब्लड ग्रुप। ओके, उसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस होगा, इसमें आपका उस संस्था का परिचय पत्र। क्या चाहिए? परिचय पत्र। इसमें भी वही। ठीक है, परिचय पत्र। ओके, अगला क्या होगा? आप मानसिक व शारीरिक रूप से क्या होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपको? क्या हो? आप मानसिक और शारीरिक रूप से आप क्या हो? स्वस्थ हो। ठीक है, ये पात्रता होती है इसमें भी और इसमें भी। ओके, अब उसके बाद आपका जो घुटना है, घुटना और केहूनी दोनों मिलाने पे क्या, यहाँ पे मतलब टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे ये क्या होना है? टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका जो पैर है, इसको पैर के जब आपके जो एड़ियां मिलाते हैं तो वहां पे जो आपका घुटना है मतलब क्या आपस में सटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है पात्रता, ये इसमें भी होती है। ठीक है, उसके बाद सेम यही इसमें भी होगी। आप इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से आप तो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड प्लस आधार कार्ड, और यहां पे आपका स्मार्टफोन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? स्मार्टफोन क्यों चाहिए? स्मार्टफोन इसलिए चाहिए क्योंकि एनसीसी में किसी आपातकाल स्थिति में अगर आपकी किसी कारणवश ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो उस समय आपको क्या स्मार्टफोन से क्लासेस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या आधार कार्ड चाहिए और स्मार्टफोन चाहिए। आधार कार्ड इस पात्रता में मांगा है कि आपके अंदर ये होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये मतलब उतना मतलब पात्रता एक जिस तरह से शेड्यूल चाहिए एनसीसी में कि ये आपके पास होना चाहिए, तब आप एनसीसी के पात्र हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फुट प्लेट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फुट प्लेट। ठीक है, यानी जो आपका पैर है एकदम स्लोपिंग नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? थोड़ा सा फर्क रहे। ठीक है, ऐसे एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा मतलब रहे कि हाँ दिखे कि हाँ यहाँ से मतलब कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ये पात्रता दोनों में मांगी जाती है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ओके, तो ये होती है पात्रता, और इसमें जो कुछ छूट मिलती है कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे खेल में, संगीत में या वादक के
खिलाड़ी रहे हो, प्रतिभागी रहे हो, तो इसमें क्या मिलती है आपको? छूट मिलती है। क्या मिलती है आपको? छूट मिलती है। जब आप एनसीसी के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय आपको क्या मिलती है? छूट मिलती है। ठीक है, तो ये होता है कि एनसीसी का शेड्यूल कि आप इस तरह से भर्ती हो जाते हैं। और फिर दूसरा होता है आपका यहाँ पे कि आपके जितने भी सभी दांत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपके सभी दांत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपके सभी, मतलब आपके जितने भी दांत हो सभी स्वस्थ होने चाहिए, मतलब कि आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी दांत हो सभी मतलब साफ सुथरा होने, क्योंकि जब एनसीसी का भर्ती होते हैं ना तो उसमें मेडिकल होता है। तो जब आप मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे, जब देखेंगे वो अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आप क्या वहाँ से छट जाते हैं। तो आप पहले से आप अपने आप को सुसज्जित कर लीजिए, हमको कैसे रहना है और हमारे अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद इस तरह से आपका इतनी पात्रता में ही आपका क्या एनसीसी क्या पात्र है। अगर आपके पास इतना है, और मुख्य रूप से इसमें देखा जाता है कि आपके पास अनुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। ओके, तो इतनी रही पात्रता। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको रीच करेंगे। मुझे आशा है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे एनसीसी की भर्ती होती है और इसमें क्या मांगा जाता है। ठीक है, और एक आध है जो कि छूटा है जिसको कि मैं करूंगा। आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैंक पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे मान लीजिए कोई कभी कैंप वगैरह लगते हैं, शिविर लगते हैं, तो उसमें जो मतलब आपका किराया वगैरह का खर्चा होता है या कोई भी भत्ता होता है तो आपको सीधे, या ड्रेस का मतलब जो सिलाई की पैसा होते हैं वगैरह सब इसमें क्या आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं बटालियन के द्वारा। ठीक है, तो ये सब पात्रता आपके पास होनी चाहिए। और आप, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया। 10वीं अगर आप एसटी में जा रहे हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, और उस जिस संस्थान से है वहाँ का आईडी कार्ड होना चाहिए, परिचय पत्र होना चाहिए, कुछ पेमेंट रसीद भी होता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये रही पात्रता मतलब एनसीसी में भर्ती होने की। ठीक है, तो मैं इसको रीच करूंगा, उसके बाद फिर अगला जो होगा उसको मैं चालू करता हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। हो पापा हमको भी तो एनसीसी लेना है, जहाँ पे ट्रेनिंग देती भारतीय सेना है, जहाँ पे ट्रेनिंग देती भारतीय सेना है। ओ बापू हमको भी तो एनसीसी लेना है। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है कि आपकी भर्ती का स्थान, मतलब आपको जो एनओ होते हैं आपके, जहाँ पे आपका एडमिशन मतलब हुआ रहता है, जहाँ पे आप एनसीसी के फॉर्म फिलअप किए होते हैं, वहाँ पे एक एनओ होते हैं। क्या होते हैं? एनओ, जो कि एनसीसी के क्या होते हैं? एनसीसी के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? अधिकारी। वो क्या होते हैं? एनसीसी के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, जहां पे आपने एडमिशन लिया है एनसीसी लेने के लिए, वहां पे एक एनसीसी के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कि एनसीसी की सूचना आपको प्रेषित करते हैं कि एनसीसी की भर्ती कब है, किस स्थान पे है और किस दिन है। ठीक है, तो इस वगैरह की सब जानकारी देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनओ सूचित करेंगे किसको? अभ्यर्थी को, कि भर्ती इस दिन है इस स्थान पे। ठीक है, उसके बाद भर्ती दिनांक, एक मतलब भर्ती दिनांक जारी होता है, भर्ती दिनांक। ठीक है, भर्ती दिनांक। उसके बाद स्थान एक चयनित होता है कि हाँ आपकी भर्ती इस स्थान पे है, इस कॉलेज में है, इस ग्राउंड में है। ठीक है, यह स्थान चिन्हित होता है। अब वहां पे आप जाने के बाद क्या होता है, अब जब वहां पे आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपकी भर्ती में ये होता है, तीसरा पॉइंट, आपकी पहले हाइट चेक होती है। क्या होती है? हाइट की जांच होती है। ठीक है, हाइट की जांच होती है। ठीक है, हाइट की क्या होती है? जांच होती है, मतलब आपको नापा जाता है कि आपकी हाइट जितना आवेदन में मांगा गया उतना आपकी हाइट है कि नहीं है। ठीक है, तो उतना आपकी हाइट है कि नहीं है वो जांच हो जाएगी। उसके बाद जो मैंने बताया कि मेडिकल वगैरह में चेक होता है, तो मेडिकल आपका चेक होगा, हाथ अच्छा है कि नहीं, 5 उंगलियां है कि नहीं। उसके बाद आपका जो फुट प्लेट तो नहीं है, कहीं आपका दोनों घुटने मिल तो नहीं रहे, जो आपकी जो केहनी है वो अच्छे मतलब अच्छे तरीके से है ना, कहीं टेढ़ टाढ़ तो नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये सब वगैरह जांच होती है। और ये जांच होने के उपरांत क्या होता है? हाइट, केहुनी प्लस
केहुनी प्लस आपका क्या होगा, तलवे, तलवे यानी जो फुट प्लेट, ठीक है। उसके बाद आपका घुटना, आंख, दांत, ठीक है, अंगुली, इन सब की क्या होती है, जांच होती है। क्या होती है, जांच होती है। जब ये जांच हो जाती है तो उसके बाद आपके क्या आता है, रनिंग। क्या आता है, रनिंग। रनिंग की बारी आती है। किस चीज की बारी आती है, रनिंग की। तो अब यहां पे आता है कि रनिंग कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए मुख्य रूप से एनसीसी में रनिंग 800 होगा, नहीं तो कितना होगा, 1600 होगा, ठीक है। 8 ज्यादा से ज्यादा ये होता है गर्ल्स के लिए, होता है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए कब होता है, जब गर्ल्स मान लीजिए कोई एसटी में भर्ती गर्ल्स हो रही है तो उसके लिए होता है कि मतलब 2 राउंड उनको देखा जाता है दौड़ा करके, और मतलब जो उसमें टाइमिंग नहीं बना होता है कि मतलब या कहीं कहीं मतलब किसी बटालियन पे ये होता है कि टाइमिंग बना होता है कि आपको इस टाइमिंग के अंदर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि सभी बच्चों को एक साथ छोड़ देंगे वो। एक बैच में मुख्यतः रूप से 30-40 के करीब जितना मतलब कैडेट की मतलब आवेदन पत्र आया होता है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैडेट कितने भर्ती के लिए आवेदन किए हैं। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कैडेट है तो मतलब जो ग्रुप होगा ग्रुप भी ज्यादा बनेगा। तो इस तरह से क्या होती है कि मतलब उसका ग्रुप बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, रनिंग में 800 और 1600 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहीं किसी बटालियन में क्या होता है, टाइमिंग बांधा होता है, टाइमिंग कहीं नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है। टाइमिंग कहीं कहीं पे मान लीजिए कि यही होता है, गर्ल्स है तो उसके लिए 6-6:30 के करीब इतना टाइमिंग देते हैं, ठीक है। और अगर बॉयज है तो इसके लिए मान लीजिए जितना कि आर्मी की भर्ती वगैरह होती है तो उसमें बस थोड़ा सा यही होता है कि 5:40 वगैरह के करीब यही मतलब टाइमिंग जाती है बॉयज के लिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से मतलब जो दौड़ होता है 800 होता है और 1600 होता है, ठीक है, यही दौड़ होता है। और इतना दौड़ होने के बाद इसमें जो बॉयज होते हैं मतलब एक ग्रुप से, अब वहाँ की उनकी बॉयज के ऊपर संख्या निर्भर करती है कि कितने आवेदन आए हैं, उसके ऊपर क्या होता है, बॉयज वो पकड़े जाते हैं, ठीक है, रनिंग में। जब ये रनिंग कंप्लीट हो जाता है तो रनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, आपकी शारीरिक परीक्षा तो होगी, यानी आपकी क्या होगी, शारीरिक परीक्षा हो गई। और जब अगर ज्यादा बॉयज अगर रनिंग में भी मतलब उनको दिख रहे हैं कि हद ज्यादा है तो कभी कभार क्या होता है, बीम पुशअप वगैरह सब लगवाया जाता है कि मतलब कैसे करके जितना हमको लेना है उतना बॉयज मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मतलब चाहते हैं कि जितना से ज्यादा मतलब क्या अटेम्प्ट कब बढ़ते हैं, अटेम्प्ट इसलिए बढ़ते हैं जब ज्यादा से ज्यादा छात्र अप्लाई कर देते हैं भर्ती के लिए, तब क्या होते हैं ज्यादा से ज्यादा सब मतलब जो पात्रता करवाने मापदंड होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हाइट वगैरह भी मतलब नापे जाने लगती है। तो ये सब होता है, पुशअप लगवाएंगे, फिर बीम वगैरह जो होते हैं वो सब करवाए जाते हैं, सिटअप भी मरवाए जाते हैं, ये सब मतलब क्या उसमें कराए जाते हैं। जब ये आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे, क्या पुशअप, पुशअप, उसके बाद बीम और सीटअप, सीटअप, ठीक है, ये सब जो हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी क्या आएगी, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, ठीक है, क्या आएगी आपकी लिखित परीक्षा। ओके, तो इस लिखित परीक्षा में क्या होता है, इस लिखित परीक्षा में मुख्य रूप से आपसे मतलब जो क्वेश्चन आते हैं समान ज्ञान से आते हैं, उसके बाद तार्किक प्रश्न एक आध आ जाते हैं, तार्किक प्रश्न, तार्किक मतलब रीजनिंग से, ये कभी कभार किसी बटालियन पे मतलब आ जाता है, 1 या 2 आता है, मतलब ज्यादा मतलब इस तरह से होता है। एनसीसी का जब परीक्षा होता है इसमें सब नॉर्मल क्वेश्चन मतलब जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कभी कभार एक आध रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब डाल दिया जाता है, कहीं कहीं एक मैथ का भी दिख जाता है, ठीक है, किसी किसी बटालियन पे, लेकिन ज्यादातर से यही होता है कि मतलब सब समान ज्ञान से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मान लीजिए समान ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद तार्किक प्रश्न आ जाते हैं, उसके बाद करेंट अफेयर्स, क्या आ जाता है, करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स। उसके बाद यहां पे महत्वपूर्ण तिथियां पूछते हैं, क्या महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण तिथि दिवस, उसके बाद वर्तमान में कौन क्या है, मतलब ये किसके अंदर आता है, करेंट अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है, किसके अंदर आता है,
करंट अफेयर क्या आता है कि वर्तमान में हमारे देश में या हमारे राज्य में, हमारे जिले में कौन क्या है, ठीक है, ऐसे आता है। जिले में अगर आता है तो जिले से यही आ जाता है क्वेश्चन कि मतलब वर्तमान में आपके जिले की डीएम वगैरह कौन है, एसपी कौन है, ये सब करके आता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद वर्तमान में कौन क्या है, कौन क्या है, ठीक है, ये आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद कुछ जो अन्य विषय होते हैं उनसे ये क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे प्राचीन सभ्यता से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, प्राचीन सभ्यता से। उसमें ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के मतलब जनक कौन होते हैं, या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की मतलब जो खोज किए थे उनका नाम क्या है, जैसे राखालदास बनर्जी वगैरह सब मतलब नाम है, ये पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन जो सभ्यता होती है उसके बाद वेद से पूछ देता है कि वेद कितने हैं, किस वेद में मतलब जैसे किस वेद में किसका उल्लेख है, ठीक है, मतलब इतना डीपली नहीं जाता लेकिन ये पूछ देता कि हाँ कि वेद कितने हैं, ठीक है। उसके बाद राज की राजधानी, ठीक है, राज की राजधानी प्लस सीएम क्या होता है, राज्य की राजधानी, क्या पूछा जाता है, राज्य की राजधानी या उसके कभी कभी सीएम ही पूछते, जैसे मान लिया पूछ दिया कभी कभी कभार कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है, तो ये तो मान लिया नॉर्मल, लेकिन कभी कभार ये पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री जैसे ओकरा से क्वेश्चन है, तो जैसे हमारे इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ज्यादातर से देखें तो एकाध या दो क्वेश्चन है तो जो कि मतलब राज्य या राजधानियां पूछी जाती है, ठीक है, नहीं तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभार राज्यपाल का नाम मतलब अपवाद के तौर पे आता है, ठीक है, ऐसा नाम। उसके बाद यहाँ पे आता है भाषा से क्वेश्चन, क्या आता है, भाषा से, कि इस राज्य की भाषा क्या है, इस राज्य की भाषा क्या है। जैसे मान लीजिए कि मणिपुर है तो मणिपुर की वहां पे मतलब बोलते हैं कि इसकी भाषा क्या है, तो वहां पे क्या मिलान दिया रहता है ऐसे कि इसको मिलाइए, जैसे इधर राज्य रहेगा और इधर भाषा रहेगा, तो अगर मान लीजिए इधर उड़ीसा लिखा है और इधर उड़िया लिख दिया है, ठीक है, इधर मणिपुर लिखा है तो इधर मणिपुरी लिख देता है, ठीक है, और इधर जो होता है मतलब तमिलनाडु है तो इधर तमिल लिख देता है। अब इसको क्या करना होता है, आपको मिलान करना हो, जैसे मतलब तमिलनाडु है तो इसका क्या होगा, तमिल हो जाएगा, और इधर मणिपुर है तो इसका क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन मतलब क्या पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भाषा से क्वेश्चन हो जाता है। अगर ये भी पूछ देता है कि हम भारत की भाषा मतलब राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आंदोलन से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आते हैं, आंदोलन से, ठीक है। जैसे पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब किस सन में हुआ था और किसने मतलब इसका आह्वान किया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। उसके बाद मतलब आंदोलन से ये क्वेश्चन आ गए। उसके बाद नृत्य से आ जाते हैं, ठीक है। नृत्य से क्वेश्चन ये आते हैं कि उत्तर प्रदेश का मतलब नृत्य क्या है, और उसके बाद इस राज्य का नृत्य क्या है, मतलब जो राज्य होते हैं उनका जो नृत्य होता है उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद खेल से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, खेल से। तो खेल में क्या पूछता है, खेल में ये पूछता है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, क्या है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। तो वहां पर ऑप्शन रहता है कि जैसे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि हाँ क्रिकेट, उसके बाद टेनिस, उसके बाद जो मतलब और एक आध खेलेंगे शतरंज, फिर बैडमिंटन, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आपको पता रहेगा कि हाँ विराट कोहली क्रिकेट से है तो आप क्या मारेंगे, वहां पे क्रिकेट मारेंगे, ठीक है। तो खेल से संबंधित आ जाते हैं। उसके बाद खेल ही से संबंधित ट्रॉफी पूछ लेता है कि मान लीजिए ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्या पूछता है कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मान लीजिए कोई जैसे कप वगैरह होते हैं जो खेल में मिलते हैं, उसमें पूछ लेता है कि हाँ ये कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है, ये नाम पूछ लेगा वहां पे। उसके बाद कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि हाँ भारतीय टीम का मतलब भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है, ऐसा भी करके प्रश्न पूछता है। और ये भी पूछ लेता है अगर मान लीजिए कोई टीम वर्तमान में मतलब जो सीरीज हुआ होगा उस सीरीज में जीता होगा, तो उस सीरीज में भी ना पूछ लेता कि हाँ जो पिछले अभी वर्तमान में जो सीरीज हुई थी भारत इंग्लैंड चाहे जिसके खिलाफ मतलब आपस में हुई थी, उस सीरीज में कौन विजयी हुआ, मतलब किसने जीता, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन रहता है, उसको मतलब अगर आप पढ़े हैं तो उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संविधान से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है,
संविधान से। तो संविधान से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछता है कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन है या भारतीय संविधान किसने लिखा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि जितने भी ये क्वेश्चन है इसको मैं मतलब कुछ दिन ब्रेक लेकर के इसको अगले दिन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी अपने से अगर हो सके तो जैसे किताब हो या जीके की किताब वगैरह हो तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्वाध्याय और जैसे मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, लेकिन ऐसे मैं पहले से बता दे रहा हूँ जिससे कि आप सचेत हो जाए कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, आप पहले से सचेत हो जाए कि हमारे ऊपर क्या होना, आक्रमण होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। उसके बाद संविधान से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इसकी पूछताछ की अवधि ये कितने दिनों में लिखा गया था, मतलब इसमें लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे वगैरह। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या पूछता है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में यह पूछा है जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत के राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी है। इस तरह से करके मतलब जितने भी भारत के प्रतीक चिन्ह है उसमें से क्या एक आध या 2-3 पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस आ जाता है। दिवस क्या आ जाता है, दिवस। तो दिवस में क्या आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए पूछ देता है कभी कभार कि जल दिवस कब है, हाँ, पृथ्वी दिवस कब है, कब मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पूछता है। अगर दिवस में तो ज्यादा रिलेटेड होता है सेना से। ठीक है, मतलब किससे रिलेटेड होता है, सेना से। कि सेना से अगर मैं, क्योंकि हम एग्जाम तो सेना का ही ना दे रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस तो रहता है किसका, सेना से आने का। ठीक है, एक आध दो होते हैं विज्ञान वगैरह से सब डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उपनाम पूछ देते हैं। क्या पूछ देते हैं, उपनाम। तो उपनाम में क्या पूछेंगे, जैसे पूछ देंगे कि पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जयपुर का। इसी उपनाम में ये पूछ देते हैं, इसी उपनाम में क्या पूछ देते हैं कि जैसे मान लो किसी महापुरुष का नाम पूछ देंगे। क्या पूछ देंगे, किसी महापुरुष। मैं थोड़ा, मेरी जो लेखनी करा मैं थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ, तो आदत हो गई, इसीलिए मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे लिखा क्या हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा, उपनाम। उपनाम के बाद क्या है, महापुरुष। तो मतलब किसी महापुरुष का नाम पूछ जाता है कि इसका उपनाम है। तो जैसे उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन ये कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। उपनाम क्या है, लौह पुरुष, लेकिन उसका असली नाम क्या है। तो असली, जैसे उपनाम का मतलब ये होता है कि जैसे नहीं कोई लिखता है कि मान लीजिए जैसे मेरा ही नाम है सोनू यादव, उर्फ वाला क्या है, उर्फ को ही क्या उपनाम बोलते हैं, मतलब उनका एक अलग नाम होता है। ठीक है, जैसा अगर होगा कि लौह पुरुष, तो लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके वन से। किससे, वन से। मतलब ये पूछ देखा कि ये उद्यान कहाँ पे है, मतलब उद्यान मतलब क्या, उद्यान यानी पार्क। जैसे पूछ देखा नेशनल पार्क वगैरह सबका है, जिम कार्पेट नेशनल पार्क का है, दुधवा नेशनल पार्क का है, तो दुधवा नेशनल पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बांध से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कोई ना कोई। हाँ, बांध से कि ये बांध किस नदी पे बना है, चाहे इस नदी पे कौन सा बांध बना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद भारत में प्रथम व्यक्ति क्या पूछ देता है, भारत में प्रथम व्यक्ति। इस प्रथम व्यक्ति के कब पूछेगा कि ये पूछ सकते हैं कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, या भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन था, या पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, या किसी अन्य राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। इस तरह से करके क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद कुछ फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, कुछ फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस रिलेटेड होते हैं ना, जो डिफेंस रिलेटेड फुल फॉर्म होते हैं उनके बारे में ये ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे आपका एनओ आ जाएगा, एनओ, उसके बाद एनसीसी, उसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ। मेरी ये जो पिछली क्लासेस है उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको समाहित किया है, मतलब यही एक 2 या 3 से ऐसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक डीएफओ हो जाता है, डीएफओ, हाँ, उसके बाद सीडीओ, ऐसे करके मतलब जो क्वेश्चन होते हैं, एसपी, डीएम,
DM CM, ठीक है, उसके बाद PM, ठीक है, आप PM को भी लिख लीजिए। ऐसे करके मतलब क्या फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स वगैरह जितने भी ये प्रश्न रहे मैं इनको आपके आने वाली क्लासेस में हल कराऊंगा, ठीक है। तो आप बेझिझक चिंता मत करना। तो इस तरह से क्या होता है लिखित परीक्षा में इतने क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा इसको। एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक क्वेश्चन उसमें बेझिझक ये पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन और है, जैसे में कि आप NCC क्यों लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आप NCC क्यों लेना चाहते हैं, आप NCC मतलब क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें लिखना होता है कि हाँ हम देश सेवा के प्रति अपना जो मतलब जुनून जगाने के लिए ले रहे हैं, हम देश की सेवा करने के लिए ले रहे हैं। कि देश की सेवा तो मान लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि जब हम उस संस्थान में जाएंगे तो हमारे अंदर जो उसकी अनुभूति होगी, उसका जो रग रग में जो हम सेना के साथ रहेंगे, सेना के साथ जिएंगे, खाएंगे पिएंगे वगैरह, जो होता है सरकारी खाना हम खाएंगे, इस तरह से हमारे अंदर क्या होता है एक स्फूर्ति बढ़ती है, हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है, जिससे कि हम क्या हमेशा से उत्तेजित रहते हैं कि हमें देश सेवा के प्रति कुछ करना है। और साथ ही साथ हमारे अंदर एकता अनुशासन की एक बुनियाद पैदा होती है, एक नींव खड़ी होती है, जिससे कि हम आने वाले समय में देश के लिए एक अच्छे सैनिक के रूप में उभर सकते हैं। और साथ ही साथ हम समाज में रहकर, अगर मान लीजिए कहीं हम सेना में नहीं होते हैं या आप नहीं होते, तो क्या आप क्या कर सकते हैं, समाज में रह करके आपने जो सेना के अंदर रह के सीखा है उस चीज को आप समाज में वितरित कर सकते हैं, समाज में अच्छे तरीके से जी सकते हैं, या एक आम नागरिक से खास बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। उसके बाद किसी महापुरुष पे कुछ शब्द लिखने होते हैं, क्या लिखने होते हैं, शब्द लिखने होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखने होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई हो कि महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, या किसी क्रांतिकारी पर लिखना होता है कि मतलब इनके बारे में आप थोड़ा सा लिखिए। जैसे मैंने प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी पे टिप्पणी लिखिए, महात्मा गांधी पे क्या लिख ले, टिप्पणी। तो टिप्पणी का मतलब वहाँ पे निबंध आप थोड़े लिखेंगे, 2 या 4 से या 5-6 लाइन ऐसे, मतलब देखिए कभी भी आप लिख रहे हैं पेपर में, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया कि किसी मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा कि ये जो मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि महात्मा गांधी पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, या पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखिए। लेकिन क्या लिखिए, ऐसे लिखिए, हम रामायण महाभारत की तरह नहीं कि ऐसे 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 नहीं, जो भी लिखिए आप एक शेड्यूल, सेना की मतलब यही एक देखने वाली बात होती है कि जो भी चीज आप लिखे होंगे ऐसे लाइन में लिखे कि जिससे समझ में आए कि हाँ यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, मतलब एक लाइन से लगे कि हाँ अलग अलग सब चीजें, ये ना कि एक ही में खिचड़ी पका दे जिसको समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या इसके बारे में है। एक लाइन में लिखे जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको भी अच्छा लगे और आप लिख रहे हैं आपको भी वरीता हो, आपको भी आसानी मिले, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ऐसा ही होता है क्वेश्चन का प्रूफ। तो मुझे आशा है आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया समझ में आएगा, और अपनी लेखनी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ सुधारने की, सुधरेगा जरूरी, लेकिन थोड़ा मैं अभी अंकुर हूँ, एक दिन अंगार जरूर बनूंगा, मुझे आशा है। तो आप सब इसको अच्छे तरह से समझ गए, मुझे पूरा आशा है। अब मैं इसको इरेज करूंगा और जो कुछ आगे का शेड्यूल है कि मान लीजिए कि लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा वगैरह तो हो गई, लेकिन आपका सिलेक्शन कब होगा तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आगे। उसके बाद आपका जो अगला होगा टॉपिक वो क्या होगा बता रहा हूं मैं। हाँ, तो आपका जो अगला टॉपिक हो ये क्या है कि चयनित पत्र क्या होगा, जो चयन सूची प्लस इसकी चस्पा की जाएगी कॉलेज के सूचना पटल पे। मान लीजिए आपका शारीरिक प्लस वह लिखित परीक्षा तो हो गया, क्या हो गया, लिखित परीक्षा हो गया। तो अरे भैया तो अब क्या होगा, लिखित और शारीरिक परीक्षा हो गया तो अब क्या होगा, तो अब यह होगा कि आपके कॉलेज पे क्या होगा,
कॉलेज या संस्था पे या स्कूल पे, कॉलेज या स्कूल पे नोटिस या चयन सूची चस्पा की जाएगी। चस्पा मतलब क्या, चिपकाया जाएगा, या आपके कॉलेज पे मतलब ये सूचना दी जाएगी कि हाँ इस भर्ती में जो भी कैडेट प्रतिभाग किए थे, अरे जो भी छात्र प्रतिभाग थे, इनका सिलेक्शन हो गया है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जा करके अपना नाम देख सकते हैं कि मेरा नाम आया है कि नहीं आया। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मतलब जो सिलेक्शन कैसा होता है। तो सिलेक्शन में आपकी जो मेन देखने वाली बात होती है कि अगर आप जेडी में हैं या एसटी में हैं, तो जेडी में ये बात दिखाई जाती है कि आपके अंदर मतलब अगर आपने कहीं कोई सर्टिफिकेट लिया है या राष्ट्रीय स्तर या खेल स्तर पे जो भी कुछ है ऐसा लिया है, तो उसकी जो मतलब अंक होते हैं इस एग्जाम में जुड़ते हैं। और साथ ही साथ आपका जो 8वीं का रिजल्ट है उसमें भी देखा जाता है कि आपके अंक कितने हैं। और उसी के बाद एसटी में ये देखा जाता है कि आपके 10वीं में मतलब कितने अंक मिले हैं, उसके ऊपर मतलब आपको अंक मिलते हैं। और वही अंक जुड़ के आपके क्या होता है, फाइनल मेरिट बनाता है। क्या बनाता है, फाइनल मेरिट बनाता है। क्या बनाता है, फाइनल मेरिट बनाता है। ठीक है, तो वो आपका फाइनल मेरिट बनता है। इस तरह से सिलेक्शन में मतलब कुछ चंद बातें आती हैं जो कि आपके चयन को बरकरार रखती है, आपका चयन करवाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, कॉलेज पे या स्कूल पे नोटिस या चयन सूची लगती है कि इस छात्र का सिलेक्शन एनसीसी में हो गया है। तो यहाँ से होने के बाद अब क्या होता है कि आपसे क्या होता है, दूसरी बात, चयन सूची में आए कैडेट से चयनित पत्र बोले थे यानी का फार्म, क्या फार्म भरवाए जाते हैं। क्या होते हैं, भरवाए जाते हैं। आप इसको एक बार समझ ले कि मतलब जैसे आपका चयन हो जाता है एनसीसी में, तो आप क्या होता है आपके कॉलेज पे, ये होता है कि आपके कॉलेज पे जो आपके एनो सर होते हैं वो करते हैं कि आपके एनसीसी के लिए एक फार्म देते हैं, मतलब जो एक लास्ट यानी चयनित फार्म मिलता है आपको कि यानी आप क्या हो गए एनसीसी के लिए हो गए, आप एनसीसी के आप हो गए, एनसीसी के आप क्या हो गए, वाइफ हो गए, हस्बैंड जो भी हो आप हो गए। आज से आप किसके लिए हो गए, एनसीसी के लिए 3 साल 5 साल वगैरह जो भी है आप एनसीसी के लिए आज से जिएंगे मरेंगे। ठीक है, तो ये फार्म आपसे फिलअप किया जाता है, आपसे मतलब ये एक फार्म होता है, उस फार्म से आपका फिलअप करवाया जाता है। आपके जो भी होता है आपके गांव के मुखिया, आपके माता पिता से उस पर साइन लिया जाता है। उसमें प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि हाँ मैं अपने पूरे जोश होश के साथ अपने पूरे कैंप वगैरह जो भी हो उसमें प्रतिभाग करूंगा, अपने कमान अधिकारी के नियमानुसार हर परेड या कैंप को अटेंड करूंगा, और साथ ही साथ मैं हमेशा देश के लिए सेवा के लिए अग्रसर रहूंगा या खड़ा रहूंगा। ठीक है, मतलब आपको पता है अगर कहीं कैंप वगैरह जो भी होते दुर्घटना हो जाती है, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मैं जो अपने कमान अधिकारी हैं या बटालियन पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने स्वतः ही एनसीसी को ज्वाइन किया है। ठीक है, इस तरह से मतलब उसमें कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। तो इस तरह से आपका फार्म फिलअप हो गया। फार्म फिलअप होने के बाद अब क्या होता है कि एक दिन जो 8वां पॉइंट होता है, 8वां पॉइंट एनओ रिक्रूट कैडेट का सम्मेलन प्लस सीनियर। जो 8वां पॉइंट इसमें क्या है, 8वां पॉइंट ये है कि एनओ प्लस रिक्रूट कैडेट प्लस सीनियर का मिलन कहाँ पे होता है, एनसीसी ऑफिस पे होता है। कहाँ पे होता है, एनसीसी ऑफिस पे। कहाँ पे, संस्थान में क्या आ जाएगा आपका, कॉलेज और स्कूल आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है, जो 8वां पॉइंट होता है कि एनओ रिक्रूट कैडेट का सम्मिलन क्या मतलब मिलाप होता है। जैसे होता है ना कि शादी हो गई तो शादी होने का जो मतलब होता है वो एक मिलाप होता है कि हाँ आप एकजुट हो गए, आपको हमारे साथ 3 साल ऐसे मिलजुल कर रहना है, हमारे साथ जो एकता और अनुशासन को बरकरार रखते हुए होना है, और किसी भी कोई भी स्पर्धा होगी तो आपको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है। तो वहाँ पे आपके एनओ सर आपको बुलाते हैं कि जो हमारे नए छात्र हैं उनसे क्या होती है आपकी बातचीत होती है, और जो नए कैडेट हैं उनसे, और जो आपके जो भावी सीनियर है या जो सीनियर आपके हैं, ठीक है, उनसे आपके क्या होता है मिलाप होता है, बातचीत होते हैं। एनओ सर मतलब आपके एनओ सर रहेंगे, फिर उसके बाद इधर कैडेट वगैरह सब रहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे एनो सर के पास में यहाँ पे अब क्या रहते हैं, सीनियर, ठीक है, सीनियर यहाँ पे एनो सर और यहाँ पे सीनियर रहते हैं। आगे आप यहाँ पे इन थ्री जोकरा में सब खड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे। और इस तरह से मान लीजिए कोई रूम होगा या चाहे जैसे रूम होगा तो आप कहीं बैठे रहेंगे, ये भी सुन लीजिए, बैठे रहेंगे या कहीं आपके बाहर खड़ा कराए गए हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। हम लोग भी मतलब जब एनसीसी ज्वाइन किए थे तो हम लोग के भी एनओ सर थे, हमारी भी बटालियन थी, हमारे भी एनओ सर थे, हम लोग भी उनसे मिले थे और हमारे एनओ सर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कर्मशील व्यक्ति थे और जो हमारे सीनियर थे वो भी अच्छे थे और उनसे मिलजुल के काफ़ी अच्छा लगा और उनका जो मतलब बिहेव था बहुत ही अच्छा रहा और उन लोगों के बदौलत ही आज जो भी हम लोग कुछ सीखे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यह होता है। और देखिए आपके अंदर ये बात होनी चाहिए, आप कभी भी अपने सीनियर और एनो का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ है तभी वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा से उनका आदर करिए। आपकी जो भी सीओ है, एनो है, सीनियर है या आपकी जो भी जूनियर है, जूनियर के साथ मिल के रहिए और सीनियर के साथ दिल से रहिए। जूनियर के साथ मिल के रहिए, सीनियर के साथ दिल से रहिए, मतलब दिल से खोल के रहिए। जो भी आपके सीनियर बोल रहे हैं उसको आप पालन करिए, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, एनो और सीनियर से आपसी सम्मिलन होता है, बातचीत होती है और यहाँ पे होता है कि आप आज से एनसीसी के लिए हो गए, आप हमेशा से हर बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तब तो आप आएंगे और ये होता है। उसके बाद बस ये लास्ट एक शर्त रही जिसको मैं कि अब पूर्ण करूंगा, उसके बाद आज की हमारी क्लासेस समाप्त हो जाएगी। और इतना होता है कि एनसीसी कैडेट को चैन में मतलब लगता है, वो कैसे एक आम से एक एनसीसी कैडेट होता है और अपने देश सेवा के लिए मर मिटता है। तो जो अगला पॉइंट होता है कि 9 नंबर पॉइंट क्या होता है, तत्पश्चात कुछ दिनों में परेड की सूचना आती है। क्या आती है? सूचना आती है। तो इस सूचना में क्या आती है, ये मतलब आपके जो एनसीसी एनओ सर होते हैं और जो सीनियर होते हैं इनके द्वारा आपका मतलब एक क्या ग्रुप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ग्रुप मोबाइल पे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल पर व्हाट्सएप, कहाँ पे? व्हाट्सएप, ठीक है। क्या बनाया जाता है? एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप में आपका नंबर ऐड होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मतलब क्या आपके एक मोबाइल नंबर हो जिससे कि आप आने वाली क्लासेस कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका नंबर ऐड होगा, एक ग्रुप होगा, मतलब क्या एक नंबर ऐड हो जाएगा। इस ग्रुप में आपको सूचना मिलेगी कि हाँ कैडेट, जितने भी नए कैडेट हैं उनका क्या होगा, मतलब अगले दिन से, सोमवार से, मंगलवार से या जिस दिन से हो उस दिन से क्या होगा, आपका परेड चालू होगा, ठीक है। तो उसका एक समय अवधि भी होता है कि मान लीजिए 2 से 4, जैसे हम लोग का परेड था, हम लोग जहाँ पे एनसीसी कर रहे थे वहाँ पे हम लोग का शाम को 2 से 4 तक परेड चलता था, ठीक है। कब से चलता था, मतलब मैक्सिमम 2 घंटा चलता है परेड, ठीक है। मैक्सिमम 2 घंटा परेड चलता है, ठीक है। उसके बाद समय अवधि हो जाती है, उसके बाद दिन भी माना जाता है कि मतलब इस दिन को परेड होगा, ठीक है। कभी कभी लगातार हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए सोमवार मंगलवार को परेड हो जाएगा आपका लगातार, या कभी कभी होता है कि मान लीजिए एक दिन सोमवार को होगा या शुक्रवार या शनिवार को, मतलब लगातार चलेगा तो लगातार ही, जैसे 2 दिन होगा और ऐसे करके परेड होता है। और उसमें आप अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होते हैं और उस एक आम लड़के से एक आम खास बन जाते हैं आप, मतलब क्या, जैसे एक साधारण से एक असाधारणीय, मतलब एक अविस्मरणीय आप बन जाते हैं, जिससे कि आप आने वाले समय में अपने देश सेवा के लिए एक अच्छे सैनिक के रूप में उभर जाते हैं और एक आप भावी सैनिक बन जाते हैं। क्योंकि बाकी रहता है तो आपका बस एक मांग में सिंदूर, बाकी सब तो आप हो ही जाते हैं देश सेवा के लिए, क्योंकि वहाँ पे बस एक मुहर बाकी रहती है सेना की, बाकी तो आप कैडेट एक आर्मी सैनिक बन ही जाते हैं। क्योंकि आपातकालीन में अगर देश में किसी जगह सैन्य स्थिति में कमी आएगी तो वहाँ पर आपको खोजा जाता है कि जो भी एक्स कैडेट हैं उनको बुलाइए, जिससे कि वो सेना के साथ अपना स्कंध मिला के, कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ लड़े और देश सेवा को समाहित करे, ठीक है। तो इस तरह से होता है जो एनसीसी का सिलेक्शन हो जाता है। और लेखनी क्रम तो आप देख ही रहे हैं, मतलब इसके लिए मैं क्षमा कराती हूँ। तो इस तरह से आपका मतलब क्या ग्रुप बनेगा, ग्रुप में आपका नंबर ऐड हो जाएंगे और इसमें आपको सूचना दी जाएगी कि हाँ इस दिन से परेड चालू होगा और इस दिन से परेड चालू हुआ था। उसके बाद आप ऐश करिए, कैंप करिए वगैरह जो होता है, बहुत आनंद आता है। आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक आम से आप खस बन जाते हैं। तो कैडेट आज की क्लासेस यही रही और जो इसमें मैंने क्वेश्चन पढ़ाया कि ये आते हैं, तो उसके बारे में हम एक अगली अपनी क्लास लाएंगे जिसमें आपको अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आएंगे,
ठीक है। इसमें तो मैंने बता दिया कि इसकी कैटेगरी ये रहेगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्या आएंगे उसके बारे में मैं अगली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।